गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि है जीवाश्म। ठीक है, अब जीवाश्म को समझते हैं कि ये क्या होते हैं। तो देखो कई वर्षों पूर्व मतलब कि हजारों या फिर लाखों वर्षों पूर्व क्या हुआ कि कुछ जीव जो थे वो प्राकृतिक कारणों की वजह से क्या हुआ, जमीन के अंदर धंस गए। ठीक है, या फिर उनके जो चिन्ह थे वो क्या हो गए कि चट्टानों पर अंकित हो गए जमीन में धंसने के कारण। ठीक है, तो ऐसे जो मतलब इस कारण क्या हुआ कि जीवों के जीवाश्म उत्पन्न हो गए। ठीक है, तो देखो कि कुछ जीव क्या हुआ कि चट्टानों के नीचे दब गए। ठीक है, प्राकृतिक कारणों के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण। ठीक है, या फिर क्या हुआ कि उन जीवों के जो चिन्ह है वो चट्टानों पे अंकित हो गए। इस प्रकार के जो चट्टानों में दबने वाले या फिर चट्टानों पे जिनके चिन्ह अंकित होते हैं, इस प्रकार के विलुप्त प्राणियों को हम बोलते हैं जीवाश्म। ठीक है, अब जो जीवाश्म है वो क्या हो गया कि मतलब बहुत पहले क्या होता था कि जब करोड़ों या फिर लाखों हजारों वर्ष पूर्व जो जीव पाए जाते थे वो क्या है कि आराम से पृथ्वी पर अपना जीवन यापन कर रहे थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब कोई प्राकृतिक आपदाएं आई उसके कारण क्या हुआ कि वो जो जीव थे वो पृथ्वी के नीचे धंस गए। ठीक है, पृथ्वी की जो जमीन है उसके नीचे धंस गए, जिनके कारण क्या हुआ उनके जो जीवाश्म है वो उत्पन्न हो गए। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि जीवाश्म और जिस विज्ञान में या फिर विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है उसको हम बोलेंगे जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, और जीवाश्म विज्ञान की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई? क्यूवियर में। ठीक है, जीवाश्म विज्ञान की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? क्यूवियर में। ठीक है, अब जो जीवों के जमीन के अंदर धंसने से जिन जीवाश्मों का निर्माण हुआ, ठीक है, तो उन जीवाश्मों को या फिर उन जीवाश्मों का सही अर्थ समझने के लिए सबसे पहले किसने प्रयास किया? एनोक्सीमंडेल ने। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे एनोक्सीमंडेल। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जीवाश्मों का सही अर्थ समझने का प्रयास किया। ठीक है, अब देखो कि जो भी जीवाश्म है उनको दो पार्ट के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से? पहला पूरा वनस्पति विज्ञान और दूसरा है प्राणी अशम विज्ञान। तो देखो जो पूरा वनस्पति विज्ञान है उसके अंदर क्या है कि जो भी पौधे पहले पाए जाते थे जो जमीन प्राकृतिक आपदा के कारण जमीन के अंदर धंस गए, तो पूरा वनस्पति विज्ञान में क्या है कि पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। और जो प्राणी अशम विज्ञान है उसमें क्या है कि जंतुओं के, ठीक है, जंतु हो गए या फिर कोई भी जीव पक्षी वगैरह हो गए, उनके जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है प्राणी अशम विज्ञान में। अब देखो जो प्राणी अशम विज्ञान है उसको भी क्या है आगे और तीन टाइप के अंदर बांटा गया है। कौन कौन सा? सबसे पहला अकशेरुकी जीवाश्म विज्ञान, दूसरा कशेरुकी जीवाश्म विज्ञान और तीसरा है सूक्ष्म जीवाश्म विज्ञान। तो देखो सबसे पहले जो अकशेरुकी जीवाश्म विज्ञान है उसमें क्या होगा कि जितने भी अकशेरुकी जीव थे या फिर जो भी नॉन कोडेड जीव थे, पोरिफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा संघ के बीच में जो भी जीव आए उन जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है अकशेरुकी जीवाश्म विज्ञान में। उसके बाद आता है कशेरुकी जीवाश्म विज्ञान। तो उसमें जो भी मछलियां थी, ठीक है, मछलियों से पहले जो भी यूरोकोडेटा या फिर सिफेलोकोडेटा, हेमिकोडेटा थे, उनके अंदर जो जीव पाए जाते थे। उसके बाद में मछलियां आई, उसके बाद में उभयचर जीव आए, उसके बाद रेंगने वाले या फिर सरीसृप जीव, उसके बाद में पक्षी और उसके बाद में जो स्तनधारी जीव आए। तो इन सब जीवों का अध्ययन जिस भी विज्ञान में किया जाता है उसको हम बोलेंगे कशेरुकी जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, अब तीसरा और लास्ट है सूक्ष्म जीवाश्म विज्ञान। तो इसमें क्या होता है कि जो भी सूक्ष्म जीव थे या जो भी सूक्ष्म प्रकार के या छोटे छोटे जीव थे उनके जीवाश्मों का अध्ययन करने वाला विज्ञान की शाखा उसको बोलेंगे सूक्ष्म जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, अब देखो कि जो जीवाश्म है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉसिल। ठीक है, और जो ये फॉसिल शब्द है वो लैटिन भाषा के एक शब्द से लिया गया है। कौन से शब्द? फोसिलियम से। ठीक है, जिसका अर्थ होता है खोद कर निकाली गई वस्तु। क्योंकि जितने भी जीवाश्म होते हैं उनको क्या होता है, किससे प्राप्त किया जाता है? जमीनों को खोदकर ही हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फॉसिल शब्द है वो किससे? लैटिन भाषा से लिया गया है और लैटिन भाषा का एक शब्द है फोसिलियम, उससे लिया गया है जिसका अर्थ होता है खोदकर निकाली गई वस्तु। ठीक है, अब देखो कि जितने भी जीवाश्म है
उनको 10 टाइप के अंदर बांटा गया। ठीक है, तो अब हम एक एक टाइप को अलग अलग पढ़ेंगे और मैं बताऊंगी आपको कि कौन से टाइप में किस प्रकार के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप पढ़ते हैं शरीर जीवाश्म। ठीक है, तो ये इस प्रकार के जीवाश्मों में क्या किया जाता है कि किसी भी जीव के शरीर का कोई भी जो कठोर अंग होता है, ठीक है, जैसे मतलब मान लो को उसकी हड्डियां हो गई, ठीक है, या फिर उसकी या तो क्या है जीवों की हड्डियां हो गई, ठीक है, या फिर जीव के शरीर का कोई भी कठोर भाग जो हमें जीवाश्म के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, तो उस प्रकार के जीवाश्मों को हम बोलेंगे शरीर जीवाश्म। और इन जीवाश्मों से क्या है कि हमें उस जीव के शरीर की पूरी आकृति या फिर उसके शरीर के आकार के बारे में इन जीवाश्मों को देखकर हम पता लगा सकते हैं। क्योंकि अगर मतलब मान लो किसी भी कोई भी जीव है, ठीक है, उसके शरीर के हमें अगर उनका उसका हड्डियों का ढांचा प्राप्त हुआ, ठीक है, जैसे अगर मान लो हम मनुष्य है, तो अगर मनुष्य का कंकाल प्राप्त हुआ तो हम मनुष्य के कंकाल को देख के समझ सकते हैं कि उसकी जो बाह्य शारीरिकी है या फिर उसकी शरीर की जो भी आकारिकी है वो कैसे रही होगी। ठीक है, तो जो शरीर जीवाश्म आते हैं उसमें क्या है, जीव के शरीर के किसी भी कठोर भाग को जीवाश्म के रूप में प्राप्त करना। ठीक है, और उस जीवाश्म की मदद से क्या होता है कि हम उस जीव के शरीर की पूरी आकारिकी का पता लगा सकते हैं। ये आते हैं शरीर जीवाश्म प्रकार के। अगला है उप जीवाश्म। तो उप जीवाश्म जो है वो क्या है कि 10,000 साल से पहले के जो जीव है या फिर ऐसे जीव जो 10,000 साल पहले पाए जाते थे और वो क्या हो गया किसी भी कारणवश जमीन के अंदर धस गए, जिससे क्या होगा उनके जीवाश्म बन गए, तो ऐसे जीवाश्मों को हम बोलेंगे उप जीवाश्म। ठीक है, इसके अलावा क्या हो गया कि बर्फ में दबकर या दलदल में धंसकर जीवाश्म में परिरक्षित हो गए। ठीक है, तो उप जीवाश्म में एक तो ऐसे जीव जो कि 10,000 साल पहले पाए जाते थे, उन जीवों के जो जीवाश्म होंगे वो उप जीवाश्म में लिए जाएंगे। और ऐसे जीव जो या तो बर्फ में धंस गए थे, ठीक है, बर्फ में धंसने से जिन जीवों के जीवाश्म बने, या फिर वो दलदल में धंस गए, ऐसे जीवों के जो जीवाश्म बने वो किस में आएंगे, उप जीवाश्म प्रकार में। ठीक है, अब तीसरा है सूक्ष्म जीवाश्म। तो इस प्रकार के जो जीवाश्म है उसमें इतने छोटे जीव आते हैं कितने कि 0.5 mm से छोटे जीव आने चाहिए, या फिर 0.5 mm से जो छोटे जीव है उनके जीवाश्म जो हमें प्राप्त हुए वो आएंगे सूक्ष्म जीवाश्म के अंदर। ठीक है, और जो ये इन जीवों के कंकाल होगा उनका निक्षेप क्या है 10 mm या फिर 10 सेंटीमीटर तक हो सकता है। तो सूक्ष्म जीवाश्म में एक तो ऐसे जीवों के जीवाश्म प्राप्त हुए जिनके जो शरीर है उसका व्यास कितना होगा 0.5 mm, और इनका जो इससे जब उनके शरीर की आकृति के बारे में पता लगाएंगे तो उनका जो शरीर है वो ज्यादा से ज्यादा क्या है 10 सेंटीमीटर तक ही हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो इस प्रकार के जो जीवाश्म आएंगे वो आ जाएंगे सूक्ष्म जीवाश्म के अंदर। ठीक है, अब चौथा है दीर्घ जीवाश्म। तो दीर्घ जीवाश्म ऐसे जीवों के जीवाश्म जो कि 1 सेंटीमीटर से बड़े थे, ठीक है, वो आएंगे दीर्घ जीवाश्म के अंदर जो कि 1 सेंटीमीटर से बड़े थे। ठीक है, अगला है अनुरेख जीवाश्म। तो इस प्रकार के जीवाश्म में क्या आया कि ऐसे जीव जो कि भूतकाल में पाए जाते थे या फिर पहले के समय में पाए जाते थे, और ऐसे जीवों में क्या आएगा कि अगर वो जीव चल रहे थे, ठीक है, चलने वाले जीव या फिर रेंगने वाले जीव या फिर जो बिल बनाकर रहते थे ऐसे जीव, या फिर जब वो पोषण ग्रहण करते थे तो उस समय जो उनके निशान छोड़े गए उन निशानों से जो जीवाश्म बने उन जीवाश्मों को हम बोलेंगे अनुरेख जीवाश्म। ठीक है, किस किस मदद से, चलना, जीवों के चलने से, उनके रेंगने से, बिल बनाने से, या फिर पोषण के समय जो चिन्ह है चट्टानों में दबकर बन गए। ठीक है, तो इस प्रकार के जीवाश्म को हम बोलेंगे अनुरेख जीवाश्म। उसके बाद छठा आता है कोप्रोलाइट्स। ठीक है, कौन से, कोप्रोलाइट्स। तो देखो इस प्रकार के जीवाश्म में क्या होता है कि कोई भी जीव जो मल उत्सर्जित करते हैं तो उनके मल के द्वारा जिन या फिर उनके मल के जो जीवाश्म प्राप्त हुए उन जीवाश्मों को हम बोलेंगे कोप्रोलाइट्स। मतलब कि किसी भी जीव के जो मल वातन के निशान है वो जीवाश्मों के रूप में प्राप्त हुए तो उस प्रकार के जीवाश्मों को हम बोलेंगे कोप्रोलाइट्स। अब ये जो निशान है वो क्या होते हैं, मतलब किसी भी छोटे जीव के हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी छोटे जीव द्वारा जो मल उत्सर्जित किया गया है उसके जीवाश्म भी मिल सकते हैं, या फिर जो बड़े जीव थे जैसे कि डायनासोर्स वगैरह थे, या फिर
हाँ डायनासोर्स वगैरह थे, उनके द्वारा जो मल उत्सर्जित किया गया उसके जो जीवाश्म प्राप्त हुए वो भी किस में आएंगे, कोप्रोलाइट्स में। ठीक है, अगला है जैव खंडाश्म। तो ये वाले जीवाश्म देखो किस में आएंगे, ये तलछट में बंद जीव। ठीक है, मतलब मान लो कोई भी जीव थे जो कि पुराने टाइम में रह रहे थे, तो वो क्या हो गया कि जिस टाइम पृथ्वी पे या फिर धरती पे क्या है कुछ उथल पुथल मची या कोई प्राकृतिक आपदा आई, जिसके कारण क्या हुआ कि वो जीव जमीन के अंदर धंस गए, और उस जमीन में भी क्या है किसी छोटे जगह पर या फिर किसी तलछट के अंदर वो जीव धंस गए। ठीक है, तो इस प्रकार के जीवों के जो जीवाश्म प्राप्त हुए उनको बोलेंगे जैव खंडाश्म। ठीक है, कि तलछट में कोई भी जीव, मतलब कि मान लो समंदर है। ठीक है, अब समुंदर के अंदर तलछट में अगर कोई जीव है, ठीक है, वो जमीन के अंदर धंस गए, उनके जीवाश्म प्राप्त हुए, तो ऐसे जीवों को हम बोलेंगे जैव खंडाश्म। अगला है बिल एवं सुरंग। तो देखो बहुत सारे जीव ऐसे भी थे पहले के टाइम में जो बिल बनाकर रहते थे या फिर जो सुरंगों में रहते थे, और जैसे ही क्या हुआ कि पृथ्वी में उथल पुथल मची, मतलब धरती में उथल पुथल आई या कोई भी प्राकृतिक आपदा आई, जिसके कारण क्या हुआ कि वो जमीन फट गई और वो जीव क्या है उसी में धंस गए। ठीक है, तो जो जीव बिल में रह रहे थे या फिर जो सुरंगों में रहते थे, तो वो क्या हुआ उसी के अंदर दब के रह गए, और धीरे धीरे बाद में क्या हुआ कि उनके जीवाश्म बन गए, और बाद में जब वैज्ञानिकों ने खोज की तो उनके जीवाश्म प्राप्त हुए। तो बिल और सुरंगों के द्वारा भी क्या है बहुत सारे जीवों के जीवाश्म हमें प्राप्त हुए हैं। अगला है गैस्ट्रोलिथ। तो जो भी गैस्ट्रोलिथ प्रकार के जीवाश्म है वो क्या है, जो पुराने टाइम में रेप्टाइल्स पाए जाते थे जो अब विलुप्त हो गए हैं, तो विलुप्त रेप्टाइल्स के देह गुहा में इस प्रकार के जीवाश्म पाए जाते थे। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जो ये विलुप्त रेप्टाइल्स थे उसकी अमाशय में ये जो देह गुहा थी वो क्या करती थी कि भोजन पीसने का कार्य करते थे। ठीक है, तो जो गैस्ट्रोलिथ प्रकार के जीवाश्म है वो जो रेप्टाइल्स विलुप्त हो गए उनके देह गुहा में जो जीवाश्म पाए गए थे वो गैस्ट्रोलिथ प्रकार के होंगे, और ये जो संरचना है वो क्या करेगी, जो पुराने या फिर जो विलुप्त रेप्टाइल्स पाए गए थे उनके अमाशय में भोजन पीसने का कार्य करती थी। अब लास्ट है कूट जीवाश्म। तो देखो इस प्रकार के जीवाश्म में क्या होता है कि जो भी अकार्बनिक प्रकृति के कई पदार्थ है वो कार्बनिक प्रकृति के समान होते हैं, और ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। तो देखो जब पुराने टाइम में जो पृथ्वी थी तो उसमें क्या है अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते थे, और कार्बनिक पदार्थों से क्या है जीवों का निर्माण हुआ। तो कुछ अकार्बनिक पदार्थ इस प्रकार के थे जो कार्बनिक पदार्थों के रूप में या फिर कार्बनिक पदार्थों के समान पाए जाते थे। ठीक है, और ये जो पदार्थ है वो किसमें केवल और केवल अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, और इस प्रकार के जीवाश्मों को हम बोलेंगे कूट जीवाश्म। ठीक है, तो ये हमने सारे के सारे जीवाश्म के प्रकार पढ़ लिए। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले जीवाश्म। तो जीवाश्म क्या होंगे कि ऐसे जीव जो किसी भी कारणवश क्या है जमीन के अंदर धंस गए या फिर जो भी चट्टाने थी उन पे उनके चिन्ह अंकित हो गए, तो इस प्रकार के जीवों को हम बोलेंगे जीवाश्म। और जो जीवाश्म शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा का एक शब्द है फोसिलियम, उससे लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है खोद कर निकालना। ठीक है, खोद कर निकाली गई कोई भी वस्तु। और जिस विज्ञान की जिस शाखा में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाएगा उसको हम बोलेंगे जीवाश्म विज्ञान। क्योंकि जीवाश्म विज्ञान के भी दो पार्ट है, कौन कौन से, पूरा वनस्पति विज्ञान जिसमें पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, और अगला है प्राणियों विज्ञान जिसमें जीवों का या फिर प्राणियों के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद प्राणियों विज्ञान को भी तीन टाइप में बांटा गया है, अकशेरुकी, कशेरुकी और सूक्ष्म, जिसमें से अकशेरुकी जीवाश्म विज्ञान में केवल और केवल अकशेरुकी जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाएगा। कशेरुकी में जो कशेरुकी जीव है उनके जीवाश्मों का अध्ययन किया जाएगा, और सूक्ष्म जीवाश्म में जो भी सूक्ष्म जीव है उनके जीवाश्मों का अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद में हमने जीवाश्म के प्रकार पढ़े जो कि 10 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, शरीर जीवाश्म, इसमें क्या होगा कि जो भी जीव होंगे उसके शरीर का कोई ना कोई कठोर भाग का जीवाश्म हमें प्राप्त होगा। अगला उपजीवाश्म, तो ये क्या है जो 10,000 साल पहले जो जीव थे उनके जीवाश्म प्राप्त हुए, और जो बर्फ में धंसने से बने या फिर जो दलदल में धंसने से बने उनके जीवाश्म इसमें प्राप्त होंगे। अगले है सूक्ष्म जीवाश्म, तो इसमें जिन जीवाश्मों के या फिर जिन जीवों के जीवाश्म प्राप्त हुए उनकी संरचना या फिर उनका व्यास कितना होगा, 0.5 mm से छोटे जीव होंगे। अगला दीर्घ जीवाश्म, इसमें क्या होगा 1 सेंटीमीटर से
बड़े जीवों के जीवाश्म हमें प्राप्त होंगे। अगला अनुरेख जीवाश्म, तो ये जब कोई भी जीवों के चलने से, रेंगने से, उनके बिल बनाने से या फिर उनकी जो भी पोषण के समय छोड़े गए जो भी चिन्ह थे उनके जीवाश्म जो हमें प्राप्त होंगे वो इसमें आएंगे अनुरेख जीवाश्म में। अगला कोप्रोलाइट्स, तो ये क्या होंगे, किसी भी जीव के जो मल पातन के निशान हो गए या जो भी मल उसने उत्सर्जित किया है उसके जो जीवाश्म हमें प्राप्त होंगे वो आएंगे कोप्रोलाइट्स में। अगले है जैव खंडाश्म, तो ये तलछट में बंद जीवों के, मतलब कि जो भी जीव किसी भी तली में या फिर किसी भी छोटी जगह में धस गए अंदर, उनके जीवाश्म आएंगे जैव खंडाश्म में। अगले हैं बिल और सुरंग, तो जो भी जीव पहले बिलों में रहते थे या फिर सुरंगों में रहते थे, तो जब वो जमीन के अंदर धसे तो क्या हुआ, बिलों और सुरंगों के अंदर ही वो धस कर रह गए। इस प्रकार के जीवाश्म आएंगे बिल और सुरंग में। अगला